Hello everyone, welcome to the third lecture on wave optics. In last lecture, that is second lecture, हमने light as a wave उससे related कुछ important concepts को discuss किया था. कौन से concepts थे? तो अगर primarily देखा जाए तो सबसे पहला जो important concept है वो था wave front का. क्या होते हैं भैया wave front? Wave front are locus of those points in all the waves which are in same state of vibration at the given instance of time. और अगर लाइट के केस में हम बात करें तो वी हैव सीन थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. वन वाज स्पेरिकल वेव फ्रंट, अनदर वाज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड थर्ड वाज प्लेन वेव फ्रंट. तो जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है वो कब देखने को मिलता है? अगर स्पेस में हमारा जो लाइट सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स अगर है तो. ठीक है. सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हम देख पाते हैं अगर हमारा लाइट सोर्स एक लीनियर सोर्स है. और प्लेन जो वेव फ्रंट है वो आपको पॉइंट सोर्स रहे चाहे लीनियर सोर्स रहे, दोनों ही केस में देखने को मिलता है प्रोवाइडेड वी आर ऑब्जर्विंग द वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए समझना. दूसरी चीज वेव फ्रंट में हमने देखा था कि वेव फ्रंट चाहे कोई भी रहने दो, आपके पास हो सकता है कोई एक प्लेन स्पेरिकल वेव फ्रंट है या फिर इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट है. इफ यू ड्रॉ लाइंस परपेंडिकुलर टू दोज वेव फ्रंट्स, दीज लाइंस विल रिप्रेजेंट रे ऑफ लाइट. तो यहाँ स्पेरिकल वेव फ्रंट में देखिए, ये जो मेरा स्पेरिकल वेव फ्रंट है, इन्हें अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, सो बेसिकली वो क्या बन जाएंगे? एक रेडियस की तरह दिखने लगेंगे मुझे. ठीक है कि नहीं? और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं, जो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को भी बताते हैं. अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो रे ऑफ लाइट कैसे दिखेंगे? हमें पैरेलल लाइंस दिखेंगे, और ये दोनों पैरेलल लाइंस या जितने भी आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है, चलो अब यहाँ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? इट वाज हाइगन्स वेव प्रिंसिपल. हाइगन्स वेव प्रिंसिपल क्या कहता था भाई? हाइगन्स वेव प्रिंसिपल वो कहता था कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ secondary source of light emitting their own waves which are called as wavelets in all direction with the speed of light in the given medium. And we can take a new wavefront by taking envelope, or we can get a new wavefront by taking envelope of those wavelets in the फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जो वेव्स थे वो इनइफेक्टिव माने गए थे. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है, तो इस स्पेरिकल वेव फ्रंट में जितने भी आप पॉइंट्स देख सकते हो दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. वो अपने अपने क्या करते थे? वेवलेट्स प्रोड्यूस करते थे. एंड इफ वी टेक एनवलप ऑफ दिस वेवलेट एट गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम, हमें क्या मिलता था? एक न्यू वेव फ्रंट मिलता था. अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से कोई अगर प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट पर जो पॉइंट होंगे दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. उनके कारण अपने अपने वेवलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और गिवन इंस्टेंस ऑफ टाइम में अगर मैं उनका एनवलप लेता हूँ इन सारे वेवलेट्स का, तो मुझे एक नया वेव फ्रंट मिलता है जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं. और हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल में? कि जो वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ उन्हें कंसिडर करना है. जो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करते हैं उन्हें हम इनइफेक्टिव मानते हैं. इसलिए जो वेव फ्रंट भी हमें मिलता है दैट इज ऑल्सो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. और इसीलिए हाइगन्स की ये जो वेव प्रिंसिपल वाली थ्योरी है ये एक एम्पिरिकल थ्योरी होती है. एम्पिरिकल का मतलब होता है कि बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. उसके बिहाइंड जो कोर आइडिया है वो आइडिया से ये थ्योरी डेवलप नहीं हुई है, ऑब्जर्वेशन पे थ्योरी डेवलप हुई है, और ये भी इसका एक डीमेरिट है. इसलिए क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तो वेवलेट्स बन सकते हैं, और क्यों उन्हें इनइफेक्टिव माना जाए इसका कोई एक्सप्लेनेशन हाइगन की वेव थ्योरी हमें नहीं देती है. एनीवे, दिस वाज बेसिकली व्हाट वी हैव सीन अर्लियर. आज हम क्या कर लेते, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते इस पर बेस्ड, और फिर आगे का पार्ट पढ़ेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड द वेव फ्रंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द वेव फ्रंट. नहीं, रॉन्ग. देन अ रे ऑफ लाइट इज टेंजेंशियल टू द वेव फ्रंट. अगेन रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव प्रिंसिपल अ रे ऑफ लाइट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. ऐसे बोलते हैं क्या हाइगन्स? नहीं. एंड डी क्या बोला है? अ रे ऑफ लाइट इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, विच इज एक्चुअली द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आज का ये जो हमारा लेक्चर है ना, उसमें हम समझेंगे कि रे ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट है सच एज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दोज कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव. बट बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन में जो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो क्या थे उसे रिवाइज कर लेते हैं. तो अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है विच विल मेक
some angle of incidence with respect to normal, and when this light ray reflect, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर, तो लॉस क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल एंड बोथ दीज रेज आर इन सिंगल प्लेन और सेम प्लेन, तो एक ही प्लेन में इंसिडेंट लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। दूसरा उन्होंने कहा है इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी हमें जब रिफ्लेक्शन प्रूव करना है ना एज पर वेव थ्योरी, तो व्हाट वी विल बी डीलिंग विद, वी विल बी शोइंग दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट वे वी विल प्रूव द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। चलो अब एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सरफेस इमेजिन कर लेंगे जहां पर हमारे लाइट वेव जो है वो इंसिडेंट होने वाली है और उस सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ, से surface m1 m2, this is my surface m1 m2 which is a reflecting surface, तो आप चाहो तो इसको मिरर भी मान सकते हो, ठीक है, तो दिस इज माय मिरर, चलेगा। नाउ लेट्स से अ लाइट इज बीइंग इंसिडेंट अपॉन दिस मिरर, तो यहाँ रे ऑप्टिक्स होता तो मैं सिंपली ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता, बट चूंकि हम वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वी विल हैव टू कंसिडर लाइट एज अ वेव, और हम जानते हैं जो वेव प्रोपैगेट होती है इट प्रोपैगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पर ऐसा मानेंगे। ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसको मैं ए बी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सपोज ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट which is now incident upon this surface, और ये जो वेव फ्रंट है ना, ये वेव फ्रंट ए बी, इसने जब वो इंसिडेंट हुआ है इस पर्टिकुलर मिरर पर एट दिस पॉइंट, तो इट हैज मेड सम एंगल दैट विल बी माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इस एंगल को एंगल आई, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो वेव फ्रंट है उसे नाम दे देता हूँ ए बी। ये जो वेव फ्रंट है ना दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और वी कैन से प्लेन ऑफ स्क्रीन हियर। चलो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई लाइन वेव फ्रंट को ड्रॉ कर दी जाए तो इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो होगी वो रे ऑफ लाइट का काम करेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी पॉइंट पर ऐसे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, and these lines are basically perpendicular to my wavefront and thus they will be representing ray of light, चलेगा। अच्छा, हाइगन्स की वेव थ्योरी के हिसाब से ये जो वेव फ्रंट है ए बी, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे दे विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, सो आई कैन कंसिडर बी पॉइंट एंड ए पॉइंट दे कैन बी एक्टिंग एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एज वेल। नाउ अगर ये एक सिंपली रे ऑफ लाइट होता इस तरीके से, तो कुछ समय के बाद जब रे ऑफ लाइट बी पॉइंट तक आया है, यहाँ से वो कुछ समय के बाद कहाँ पर रीच हुआ होता, एट मिरर समवेयर हियर इन टाइम टी। तो ये जो पॉइंट होता ना, यहाँ तक लाइट ने टी टाइम में अपना कुछ डिस्टेंस कवर किया होता। इसी तरीके से अगर ये मेरा वेव फ्रंट ए बी है, तो इंस्टेड ऑफ लाइट रे आई कैन कॉल कि यहाँ जितने भी पॉइंट से वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो वो जो है पॉइंट वो अपने अपने क्या इमिट कर रहे होंगे, वेवलेट्स इमिट कर रहे होंगे, और वो वेवलेट्स का अगर मैं एनवलप लेते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलते जाएगा, ऐसे स्पेरिकल वेवफ्रंट मिलते जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स है इस वेवफ्रंट पर वो टाइनी पॉइंट्स है, वो एक पॉइंट सोर्स है, इसलिए वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट स्पेरिकल वेवफ्रंट को ही आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जितने समय में एक रे बी पॉइंट से इस मिरर पर ट्रैवल होता, उतने ही समय में बी पॉइंट से जो वेवलेट्स निकले होंगे वो भी इस मिरर पर आकर इंसिडेंट होंगे। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लिसिटी मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि बी पॉइंट से जो है वो ऐसे वेवलेट्स आगे बढ़ रहे हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले जो वेवलेट्स होते हैं उन्हें हम निग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाले वेव्स ही हमारे काम के हैं। ठीक, तो मान लो बी पॉइंट से जो वेवलेट्स आगे बढ़ी, उन्होंने टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल किया अप टू से बी डैश। तो इस पॉइंट को जो है मैं बी डैश मार्क कर रहा हूँ। बी डैश इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू बी डैश। ठीक, चलो ये जो समय लगा है बी से लेकर बी डैश तक आने के लिए लाइट वेव को, वो है टी टाइम। नाउ अब आप ध्यान दो, जिस तरीके से बी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है, ए भी तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है क्योंकि वो भी ए बी वेव फ्रंट का हिस्सा है। अब ए से जो वेवलेट्स बनेंगे वो इस मिरर के अंदर तो ट्रैवल कर नहीं सकते क्योंकि अंदर तो ओपेक है, अंदर तो लाइट जाएगा नहीं। इसका मतलब है ए पॉइंट के जो वेव फ्रंट होंगे वो अब इसी मीडियम में, जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही थी उसी मीडियम में आगे
स्पेरिकल वेवफ्रंट के फॉर्म में अपने वेवलेट्स को प्रोपेगेट कर रहा होगा या करते जाएगा। अब जितना डिस्टेंस बी से निकले हुए वेवलेट्स को बी डैश तक आने के लिए मतलब जितना टाइम बी से निकले हुए वेवलेट्स को बी डैश तक आने के लिए लगा होगा, उतना ही टाइम ए से निकले हुए वेवलेट्स को उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए लगा होगा, बिकॉज इट इज इन द सेम मीडियम। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, अगेन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कुछ वेवलेट्स को ड्रॉ करके दिखाता हूं विच आर प्रोपेगेटेड फ्रॉम पॉइंट ए। तो चलो सिंपल कर लेते हैं डायग्राम को। तो पुराने जो वेव फ्रंट्स है ना, वेवलेट्स है, उन्हें मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ और ए से जो वेवलेट्स निकले होंगे सिर्फ उन्हें ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज फ्रॉम बी, तो ये तो बी वाले वेवलेट्स हैं। चलो ए वाले वेवलेट्स हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसे। तो लेट्स से दिस इज फर्स्ट वेवलेट, सेकंड वेवलेट, और उसके कारण जो बनने वाले हैं वो अपने अपने इस तरीके से वेव फ्रंट है। ठीक, चलो अब मान लेते हैं कि ये जो आर्क मैंने ड्रॉ किया है ना, वेव फ्रंट, स्पेरिकल वेव फ्रंट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू सेकेंडरी लाइट सोर्स एच पॉइंट ए, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस एंड बी से जो बी डैश का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी ड्रॉइंग अ प्लेन और अ टेंजेंट प्लेन फ्रॉम पॉइंट बी डैश टू द आर्क जिसका सेंटर कौन है, ए है। यहां पर हम उस टेंजेंट प्लेन को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ठीक, चलो ये पॉइंट, और इसे मैं ए डैश मार्क कर रहा हूं। नाउ ए डैश को अगर मैं ए से ज्वाइन कर लूं इस तरीके से, और आगे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो आप देख पाओगे कि दीज आर टू परपेंडिकुलर लाइंस। अगेन दैट विल गिव मी द आइडिया ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए हुआ क्या है। ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना, ए डैश बी डैश, इट हैज मेड सम एंगल विद द सरफेस एंड दिस एंगल इज एक्चुअली द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर। ठीक, अब हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्या बताना है कि ये जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बोथ आर सेम। और अगर ये सेम हो जाते हैं तो वी कैन से कि भैया जो वेव थ्योरी है, इट बेसिकली सपोर्ट्स रिफ्लेक्शन जो हमने रे ऑप्टिक्स में किया था। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमने ये इस फिगर को ड्रॉ किया है। आई होप कि आपको जितनी बातें मैंने अभी तक डिस्कस की वो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, let AB be the plane wavefront incident at angle I with respect to mirror M1 M2। ठीक, let A and B be the secondary source of light as per Huygens wave principle। Huygens wave principle। ठीक, नाउ सपोज ये जो मीडियम है ना जिसमें से लाइट ट्रैवल कर रही थी, वो मीडियम अगर मैं एयर लेता हूँ या वैक्यूम लेता हूँ, तो उसमें से जब लाइट आगे ट्रैवल कर रही थी तो उसकी स्पीड को हम सी इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, जितने टाइम में बी पॉइंट से बी डैश तक लाइट ट्रैवल हुई है वो टाइम है हमारा स्मॉल टी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल टी टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट फ्रॉम बी इज अप टू बी डैश। सिमिलरली फ्रॉम ए इज अप टू ए डैश। तो इसको हम ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लेट सी बी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, एंड इन टाइम टी
light waves have traveled, light wave have traveled the distance b dash and a dash in the same medium, in the same medium, in the form of wavelets, in the form of wavelets propagated from b and a respectively. ठीक है, तो बी डैश और ए डैश इतना डिस्टेंस लाइट ने ट्रैवल किया है, और हमने पहले ही लिख लिया था कि ए और बी क्या हो गए, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट हो गए एज पर हाइगन्स वेव थ्योरी. तो आई कैन राइट हियर, वी नो कि जो स्पीड होती है इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो आई कैन राइट सी इज नथिंग बट बी डैश विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, एंड देयरफॉर बी डैश विल बी इक्वल टू सी इंटू टी. ठीक, वैसे ही ऑल्सो हम लिख सकते हैं भैया कि C इज नथिंग बट ए डैश विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स A, राइट, इन टाइम t, एंड देयरफॉर ए डैश वुड बी इक्वल टू C इंटू टी. दिस इज माई इक्वेशन. ठीक है, इसे हमें याद रखना है. अच्छा, नाउ वी विल बी राइटिंग, ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन, ड्रॉ अ टेंजेंट plane from B dash at A dash, and A dash B dash is reflected wavefront, reflected wave. चलेगा. Now join A dash with A and B dash with B, forming triangles, forming triangles. देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर ए डैश को ए से ज्वाइन किया है, बी डैश को बी से ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स मिले हैं. और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल्स होंगे दिस वुड बी राइट एंगल. ठीक है, क्योंकि लाइन ड्रॉन टू द वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू इट विल मेक एंगल 90 डिग्री, और जो रे को भी रिप्रेजेंट करता है. चलेगा. सो व्हाट आई हैव रिटन हियर इज फॉर्मिंग ट्रायंगल. सो कौन से दो ट्रायंगल बने हैं, द ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, सच दैट एंगल ए बी डैश ए डैश इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर लिख लेते हैं. चलेगा. नाउ अब हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे. सो इन ट्रायंगल ए बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश, देखो दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग. आई कैन राइट लेंथ ए डैश इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ बी डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, तो लेंथ बी डैश इज इक्वल टू लेंथ ए डैश. ठीक है, और कैसे पता चला हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ऑल्सो एंगल ए बी डैश will be exactly equal to angle A dash B dash, because since both angle are 90 डिग्री. ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि ए बी डैश इज कॉमन टू बोथ एंगल, common to both triangles, and therefore thus I can say triangle ABB dash and triangle A dash B dash are congruent, and therefore अगर दो ट्रायंगल congruent हो गए तो I can write angle A
angle BAB dash will be exactly equal to angle A dash B dash A, and therefore I would be exactly equal to R. So angle of incidence would be exactly equal to angle of reflection, and this proves law of reflection. This proves law of reflection. I hope कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी. And also इफ यू सी द डायग्राम, यहाँ पर हमने जब ज्योमेट्री निकाली थी ना रिफ्लेक्शन के लिए, आप देखोगे कि ये जो ए बी वेव फ्रंट है, इट इज माई इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. इन्हें जो लाइंस हमने ड्रॉ करी है परपेंडिकुलर, what they represent, they represent incident light ray and reflected light ray, and we can see from the geometry here that these incident and reflected light ray, they are in the same plane, है ना. तो इसलिए ये जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, जिसमें हम कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे दे लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ नॉर्मल एंड इन द सेम प्लेन, ये भी यहाँ पर प्रूव हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और बेसिकली रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट. नाउ वी विल बी फोकसिंग अपॉन रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन एज पर वेव थ्योरी. देखो वेव थ्योरी पर तो हम जाएंगे ही जाएंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या फिनोमिना है. रिफ्रैक्शन मतलब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर हैविंग डेंसिटी डिफरेंस. तो ऐसे देखा जाता है कि लाइट का जो यूजुअल पाथ है उससे हटकर लाइट थोड़ा सा डेविएट होने लगता है, एंड दैट इज द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक रेयरर मीडियम है सच एज एयर, एंड लाइट विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम सच एज ग्लास और वाटर. तो ये हो गया मेरा डेंसर मीडियम, एंड सपोज दिस इज अ लाइट रे which has incident upon the interface, and this is my angle of incidence with respect to normal made by this incident light ray. Now अगर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना नहीं होता, मतलब लाइट अगर दो मीडियम से होकर ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखाई है, दिस वुड हैव बीन द यूजुअल पाथ ऑफ लाइट. बट बिकॉज लाइट हैज बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नाउ इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस वुड बी माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब अगर यही लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही होती, इन दैट केस लाइट वुड हैव बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. अब जब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एज पर वेव थ्योरी, तो हमारा टारगेट ये है कि हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन के लॉस को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी. अब रिफ्रैक्शन के लॉस कौन से हैं, तो दो लॉज है. पहला लॉ तो सिंपली यही कहता है कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे दे लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल एंड इन द सेम प्लेन. ठीक है, लेकिन जो दूसरा लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज स्नेल्स लॉ. और स्नेल्स लॉ पर बेस्ड ही सीईटी के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड. स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रैवल कर रही है, इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट पर्टिकुलर मीडियम would be equal to product of refractive index of medium 2 multiplied by sine of angle of refraction, and this is my law of refraction which is called as Snell's law. इसी लॉ को हम आगे जाके प्रूव करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, एक इंटरफेस कंसिडर करते हैं बिटवीन रेयरर एंड डेंसर मीडियम. सो सपोज दिस इज एन इंटरफेस विच आई एम ड्रॉइंग हियर. ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इंटरफेस, तो नाम दे देते दिस इज माय इंटरफेस. लेट देयर बी एन इंसिडेंट लाइट वेव इन द फॉर्म ऑफ प्लेन वेव फ्रंट. तो यहाँ पर मैं एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसा. दिस इज ए बी, और हम जानते हैं इनको जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल रिप्रेजेंट रे ऑफ लाइट. तो इस तरीके से मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं जो रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे. लेट आई बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन बिटवीन द प्लेन वेव फ्रंट एंड द इंटरफेस. तो दिस इज आई. ठीक है, अब हम जानते हैं कि एज पर हाइगन्स वेव थ्योरी ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट इमिटिंग देयर ओन वेव्स विच आर कॉल्ड एज वेवलेट्स. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, इस तरीके से वेवलेट्स जो है वो अपने वेव फ्रंट्स को प्रोपैगेट करवाते जाएंगे. तो लेट से ये जो बी पॉइंट है और ए पॉइंट है, इन्हें हम दो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं. और यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट आई एम राइटिंग हियर. सपोज द ये जो ऊपर का मीडियम है दिस इज रेयरर इन नेचर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे μ1 में लिखता हूँ.
जो सेकंड मीडियम है इट इज़ डेंसर इन नेचर, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको मैं μ2 लिखता हूँ। एज वेल एज जो रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होगी इसको हम v1 लिखते हैं, और डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको मैं v2 लिख सकता हूँ। ठीक, चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। नाउ सो जैसे मैंने कहा ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। सो पॉइंट बी से वेवलेट्स निकलकर ऐसे आगे की दिशा में ट्रैवल करते जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो ए पॉइंट है यहाँ से भी वेव्स बनेंगे। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ए से जो वेवलेट्स बनेंगे इट विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन वाले तो इनइफेक्टिव होते हैं। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेवलेट्स मूव होंगे वो अब सेम मीडियम में नहीं ट्रैवल करेंगे, अब वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेंगे, बिकॉज दिस डेंसर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर होने के कारण जो स्पीड होती है डेंसर मीडियम में लाइट की वो कम हो जाती है, बट लाइट कैन एंटर इनटू इट। सच एज अगर रेयरर मीडियम में एयर ले रहा हूँ मान लीजिए, और डेंसर मीडियम वाटर ले रहा हूँ, सो एयर से वाटर में ऑब्वियसली लाइट जो है वो ट्रैवल कर ही सकती है। तो यहाँ ए पॉइंट से जो वेवलेट्स रहेंगे उसके जो रिस्पेक्टिव स्पेरिकल वेवफ्रंट्स रहेंगे इट विल बी ट्रैवलिंग इन द डेंसर मीडियम, वेयर एज जो बी पॉइंट के वेवलेट्स होंगे वो फिलहाल कहाँ पर ट्रैवल कर रहे होंगे, एयर में ही ट्रैवल कर रहे होंगे। ठीक, अब चलो मान लो कि टी टाइम के लिए, टी टाइम में बी पॉइंट से जो वेवलेट्स निकले हैं वो ट्रैवल करके कहाँ तक पहुंचे हैं, इस इंटरफेस तक पहुंचे हैं। उतने ही समय में ए पॉइंट से जो वेवलेट्स निकलेंगे वो इस डेंसर मीडियम में सर्टन डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, बट ये जो डिस्टेंस है दिस वुड बी फार लेसर एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेवलेट्स फ्रॉम पॉइंट बी, बिकॉज डेंसर मीडियम में जो स्पीड होती है लाइट की वो कम हो जाती है। सो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए वेवलेट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। से फ्रॉम बी द वेवलेट्स आर लाइक दिस। ठीक है, तो मान लो यहाँ तक वेवलेट्स आए हैं, और तब ए पॉइंट से जो वेवलेट्स बने हैं उन्होंने काफ़ी कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मान लेते हैं कि वो यहाँ तक ही ट्रैवल करते हुए आए हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैं बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक। दिस विल बी कॉल्ड एज बी डैश। दिस इज माई पॉइंट बी डैश, और इस बी डैश से एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग अ टैंजेंट प्लेन अपॉन दिस आर्क विच हैज सेंटर ए। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फॉर्म हो गया है, और मैं इस ए से लेकर ए डैश तक को फिर से यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक, नाउ ये जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है ए डैश बी डैश, इसने इंटरफेस से जो एंगल बनाया है दैट इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। So this is my angle of refraction. Please pay attention to this. And angle A dash and angle B, they will be राइट एंगल। ठीक है, हम जानते हैं कि वेव फ्रंट को आप जो भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो हमेशा क्या होता है, रे ऑफ लाइट बनता है, और रे ऑफ लाइट तो परपेंडिकुलर ही रहेगी। एनीवे यहाँ पर देखिए ए डैश जो है इस आर्क को जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर आर्क से ज्वाइन किया, टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया, और मुझे जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिला वो कंपेयर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट विड्थ में थोड़ा ज़्यादा है। आप ये बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट व्हेन ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स विड्थ इंक्रीजेज, एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर रही होगी तो उसके जो वेव फ्रंट की विड्थ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दिस वी मस्ट कीप इन माइंड। चलो अब देखो टाइम जो है टी टाइम में बी टू बी डैश डिस्टेंस कवर किया है लाइट ने विद द स्पीड v1, सो आई कैन राइट v1 इज इक्वल टू बी डैश डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t, एंड सिमिलरली v2 स्पीड से डेंसर मीडियम में लाइट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है, a टू a डैश डिवाइडेड बाय टाइम t, सो a डैश विल बी इक्वल टू v2 इंटू टी। ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा इसको थ्योरी पार्ट को लिख लेता हूं फिर हम प्रूव करेंगे। तो कंसिडर a plane wavefront AB incident
upon an interface separating rarer medium, उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ एयर, विथ अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। आप चाहो तो ब्रैकेट में ग्लास या वाटर ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, लेट v1 be the speed of light, speed of light in rarer medium, ठीक, and v2 be the speed of light in denser medium। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2 को भी यहाँ पर नोट डाउन करके लिख लेते हैं। सो लेट μ1 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या फिर रेयरर मीडियम ऐसे लिख लो, ऑफ रेयरर मीडियम, एंड μ2 बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयरफॉर अगर इफ आई राइट μ2 अपॉन μ1, तो आई कैन डायरेक्टली राइट μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इफ सपोज आई एम राइटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सो इट वुड बी μ1, ऊपर लिखना पड़े, दिस वुड बी c बाय v1 एंड μ2 वुड बी इक्वल टू c बाय v2। तो μ2 अपॉन μ1 का अगर आप रेशियो ले लोगे तो दैट वुड भी क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर डायरेक्टली लिख लिया है दैट μ2 अपॉन μ1 वुड बी v1 अपॉन v2, ठीक। चलो, सो व्हेन वेवफ्रंट AB reaches to interface I be the angle of incidence, I be the angle of incidence। अब देखो मैं लिख रहा हूं, ड्यूरिंग टाइम t, ड्यूरिंग टाइम t, डिस्टेंस traveled by wavelet at b will be b dash in rarer medium, in rarer medium with speed v1, and similarly the distance traveled by wavelet at a will be a dash in medium 2। आप इसको डेंसर लिख सकते हो, इन डेंसर मीडियम विथ स्पीड v2 as per Huygens wave theory, Huygens wave प्रिंसिपल या वेव थ्योरी, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर व्हाट आई कैन राइट, देखो ध्यान से, जो डिस्टेंस b से b डैश ट्रेवल हुआ है इन टाइम t कैन बी रिटर्न एज v1 इज इक्वल टू b डैश अपॉन t एंड v2 वुड बी इक्वल टू a डैश अपॉन t। so I am simply writing here v1 would be equal to b dash upon t, therefore b dash distance would be nothing but v1 into t, this is my equation 1। also
If V2 is the speed of light in denser medium, that can also be written as V2 is equal to A dash upon T, and that's why A dash can be written as V2 into T, which is my equation. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वी आर टेकिंग अ टेंजेंट प्लेन ज्वाइनिंग B dash with respect to A dash. So draw a tangent plane from B dash to A dash which gives a refracted wavefront A dash B dash, and angle R be the angle of refraction as shown. ठीक है, तो यहाँ फिगर में हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी शो करके रख दी है. चलो अब फाइनली देख लो. आई एम राइटिंग हियर फ्रॉम ज्योमेट्री. ना, अगर हम इस ज्योमेट्री पर आएंगे तो ध्यान से देखिए, वी गेट टू ट्रायंगल. वन इज ए बी बी डैश एंड अनदर ट्रायंगल इज ए डैश बी डैश. तो इन ट्रायंगल में आपको क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर ध्यान देना है और इनके साइन वैल्यूज को फाइंड करना है. तो इफ आई से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नाउ साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो एंगल आई की अपोजिट साइड हुई बी बी डैश एंड हाइपोटेनियस विल बी ए बी डैश. वैसे ही साइन ऑफ आर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी अपोजिट साइड ए डैश डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज ए बी डैश. अब ए बी डैश दोनों में ही क्या है, कॉमन है. तो आई एम सिंपली राइटिंग हियर फ्रॉम ज्योमेट्री, in triangle AB dash and triangle A dash B dash, what simply I can write sin of I is equal to B dash divided by AB dash, and इधर क्या आ जाएगा, sin of R would be equal to A dash divided by AB dash. अब what I can do is, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 4 लिखता हूँ. तो सिंपली डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय, तो क्या हो जाएगा भैया, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वुड बी इक्वल टू, चलो ये आ जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश मल्टीप्लाइड बाय देन ए बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश. तो ए बी डैश चला गया, बचता है बी बी डैश अपॉन ए डैश. लेकिन उनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखिए बी बी डैश इज व्हाट, वी वन इंटू टी एंड ए डैश इज वी टू इंटू टी. तो वी वन इंटू टी डिवाइडेड बाय वी टू इंटू टी, दिस इज माई साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर. तो टी टी कैंसिल हो गया एंड वी वन अपॉन वी टू क्या होता है, सो वी नो v1 upon v2 is nothing but mu2 upon mu1. So I am simply writing this as sin of I upon sin of r is nothing but equal to mu2 upon mu1, which are respective refractive indices. अब यहाँ पर आगे हम फाइनली लिख रहे हैं mu1 into sin of I would be equal to mu2 into sin of r, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, and this is nothing but Snell's law. So this is Snell's law which proves law of refraction. Law of refraction. ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेव थ्योरी के हेल्प से और बेसिकली हाइगन्स का वेव प्रिंसिपल जो है उसके ही हेल्प से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर लिया है, विच मीन्स वेव थ्योरी इज कैपेबल टू इक्वली अप्लाई फॉर द रिफ्रैक्शन एज वेल. ठीक है, चलो अब हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक लॉज जो है वो डिराइव कर लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वेव थ्योरी. अब मुझे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड और दो चार चीज़ें आपको बतानी है. सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इफ आई टेक रेशियोज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ आई एम राइटिंग mu1 अपॉन mu2, सो दिस वुड बी सिंपली v2 अपॉन v1. ना, सेकंड पॉइंट अब ध्यान दीजिए, देखिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो सीईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस का जिक्र होता है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एयर इज अ रेयरर मीडियम, एयर से एक डेंसर मीडियम में
लाइट ट्रैवल हो रही है और वहाँ फिर वो डेंसर मीडियम से बाहर निकलकर फिर उसी रेयरर मीडियम में ट्रैवल हो रही है। तो एयर अगर मेरा रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम में कुछ भी कंसिडर कर सकता हूँ, कोई ग्लास स्लैब हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है ना, और फिर से उसी डेंसर मीडियम से लाइट जाएगी किसी रेयरर मीडियम में। तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस देखने को मिलता है। जैसे मान लो डेंसर मीडियम है कोई ग्लास स्लैब, इस तरीके से मैं ग्लास स्लैब ले रहा हूँ एंड एयर से कोई लाइट वेव जो है या लाइट रे जो है वो एंटर कर रही है कहाँ पे, डेंसर मीडियम में। तो लेट्स से दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वी नो कि जब वो डेंसर मीडियम में आएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी एंड आफ्टर द डेविएशन ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दिस वुड बी दैट, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल दिखेगा एंड फिर से लाइट जो है वो रेयरर मीडियम में एंटर करेगी। नाउ इफ यू सी केयरफुली, this was our angle of incidence and now when light is finally emerged from the denser medium this would be my angle of emergence. तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस E एंड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसे हमें याद रखना है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमें पूछा जाता है जनरली रिफ्रैक्शन से रिलेटेड वो आता है थर्ड केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब देखते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है ना। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एक इंटरफेस है, दिस इज से वाटर एंड दिस इज माय एयर। नाउ व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख लो, मान लो हियर समवेयर देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अच्छा, जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर होती है तो हम जानते हैं कि वो अपने पाथ से डेविएट तो हो जाती है, बट एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अगर आपकी लाइट इंटरफेस पर परपेंडिकुलरली एंटर हो रही है, चाहे डेंसर टू रेयरर हो या रेयरर टू डेंसर हो, इफ इट इंसिडेंट्स परपेंडिकुलर देन देयर विल बी नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने पहला जो लाइट वेव निकाल कर दिखाया है वो स्ट्रेट निकाल कर दिखाया है, तो पाथ से डेविएट होने का कोई सवाल नहीं उठता। बट सपोज लाइट इज ट्रैवलिंग विथ सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू कलर चलो लेट से ही ले लेते हैं। मान लो ये एक लाइट वेव है जो इंसिडेंट हो रही है एट द इंटरफेस एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। देन अब वो क्या होगी, स्ट्रेट ट्रैवल ना करते हुए इट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल हो गई। ये हमारा नॉर्मल था ना, दिस वाज अवर नॉर्मल। सो नॉर्मल से दूर चली गई लाइट एंड दिस पार्ट विल रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ डेविएशन हियर। एनीवे, अब होता क्या है, एट वन पर्टिकुलर एंगल, मान लो ये था मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन लाइट हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे देखा जाता है कि जैसे जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाएगा तो एट वन पर्टिकुलर एंगल से आई सी ये जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है, वो अपने अपने यूजुअल पाथ से इतना डेविएट हो जाती है कि इट रन्स अलोंग द इंटरफेस। और ये जब इंटरफेस पे चली जाएगी, ऐसे इंटरफेस को पैरेलल रन करेगी, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल विच इज IC एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है इट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन ऑफ IC वुड बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ 90। नाउ साइन 90 की वैल्यू होती है 1, so this would be only μ2 and this is μ1 into sin of critical angle। तो आप सिंपली देखिए, now here you can write sin of I is equal to μ2 upon μ1। अब देखो ये जो रेयरर मीडियम है मेरा, ठीक है, ये रेयरर मीडियम अगर एयर है या वैक्यूम है तो क्या हो जाता है, μ2 की वैल्यू 1 होती है। इसको भी हमने पहले डिस्कस करके रखा है। अगर μ2 की वैल्यू 1 होगी तो साइन ऑफ IC वुड बी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, जिससे लाइट क्या हो रहा है, ट्रैवल होते होते वो 90 डिग्री पे डेविएट हो गया है। तो आपको अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम निकालना है तो यू कैन सिंपली राइट साइन ऑफ IC इज इक्वल टू 1 अपॉन μ1। चलेगा। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर गोइंग टू रिक्वायर्ड व्हाइल सॉल्विंग CET के क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू रिफ्रैक्शन। चलेगा। नाउ चलो कुछ क्वेश्चन है सिंपली CET के देख लेते हैं एक एक करके।
पहला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हेन वेव फ्रंट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम द विड्थ ऑफ वेव फ्रंट। अब क्या बोल रहे हैं, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है। द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब रेयरर से अगर डेंसर आता तो विड्थ बढ़ती है, तो डेंसर से रेयरर जाएगा तो विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी, द विड्थ ऑफ वेव फ्रंट वुड डिक्रीज इफ इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, लाइट प्रोपागेट्स 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन सर्टन टाइम। तो मान लो ये ग्लास है मेरे पास इसे, ठीक है, दिस इज अ ग्लास। इसमें जब लाइट एंटर कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सपोज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन टी टाइम, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो वेलोसिटी रही होगी ग्लास में उसको मैं v1 लिख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.5 इन सर्टन टाइम। तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मैं म्यू1 लिख रहा हूँ, दिस इज 1.5। आगे बोला है इन द सेम टाइम द सेम लाइट प्रोपागेट्स अ डिस्टेंस ऑफ 2.25 सेंटीमीटर इन अ मीडियम। मतलब सेम लाइट अगर दूसरे एक मीडियम में, यहाँ पर दूसरा एक मीडियम में लिख रहा हूँ, उसमें अगर ट्रैवल कर रहा होता तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2.25 सेंटीमीटर इन द सेम टाइम। तो इसमें जो स्पीड होगी उसको मैं v2 बोल रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम म्यू2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखने से ही पता चलता है कि ये जो म्यू2 होगा ये रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। क्यों, क्योंकि सेम टाइम में इस पर्टिकुलर मीडियम में जो लाइट जा रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली v2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू v1। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज, तो ये जो मीडियम है जिसके अंदर लाइट ने 2.25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू2 हमें फाइंड करना है। देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं कहूँ v1 is the speed of light in first medium, so that would be equal to 2 centimeter distance traveled in t time। और अगर v2 is the distance speed of the light in the second medium where distance traveled is 2.25 divided by given time, तो यहाँ पर दोनों ही केस में टाइम सेम अगर हुआ है, सो आई कैन राइट टाइम इन ग्लास विल बी इक्वल टू टाइम इन गिवन मीडियम, ठीक। एंड नाउ इफ यू सी, तो आई कैन राइट t is equal to 2 by v1, and here also t would be equal to 2.25 by v2। so चलो ग्लास के लिए आई एम राइटिंग 2 by v1 is equal to 2.25 divided by v2। तो एक काम कर लेते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, म्यू2 फाइंड करना है ना, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 लाने के लिए आई वुड बी राइटिंग v1 अपॉन v2। सो एक काम कीजिए, 2 अपॉन 2.25 कैन बी रिटर्न एज v1 अपॉन v2, and v1 upon v2 is what, mu2 upon mu1। तो ये हो गया, दिस आई कैन राइट 200 डिवाइडेड बाय 225, ठीक। चलो mu2 फाइंड करना है, तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस mu2 इज इक्वल टू mu1 टाइम्स ऑफ 200 डिवाइडेड बाय 225। सो 25 से अगर डिवाइड करूंगा तो दिस इज 8 एंड दिस वुड बी 9, ठीक। and mu1 is 1.5, so 1.5 into 8 divided by 9। चलो अब इसको अगर सॉल्व करें, 1.5 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वुड बी 12 by 9 दैट इज 4 3 जा 9 4 4 दैट इज 4 by 3। तो आंसर कितना आएगा, 4 by 3 वुड बी माय आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू अ रेयरर मीडियम इज इंसिडेंट एट अ वेरी स्मॉल एंगल आई on a glass slab and after refraction its velocity is reduced by 20%, the angle of deviation is। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, मान लो ये मेरा ग्लास स्लैब का इंटरफेस है, ठीक, और रेयरर मीडियम से, ये पहला ऊपर का मीडियम में रेयरर ले रहा हूँ, तो रेयरर मीडियम से लाइट एंटर हुआ है कहाँ पर, डेंसर मीडियम में, एंड इट हैज़ गॉट अ वेरी स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो आई इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ अगर आई छोटा है तो भैया रेयरर से अगर डेंसर में लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो आर तो और भी ज़्यादा छोटा होगा एज कम्पेयर टू आई। लेट्स से दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और ओरिजिनल पाथ से लाइट जब बेंड होता है तो ये जितना एंगल से लाइट बेंड हुआ है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं यहाँ पर डेल्टा लिख सकता हूँ। सो फ्रॉम ज्योमेट्री वी कैन सिंपली सी, ये जो एंगल है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस आई वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, बराबर है। तो कैन आई राइट डेल्टा इज नथिंग बट आई माइनस आर।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भैया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज नथिंग बट आई माइनस आर। अब आई और आर की अगर वैल्यूज पता है तो आप डेल्टा फाइंड कर सकते हो। कैसे पता करोगे? तो इसके लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। नाउ व्हेन दे सेड स्मॉल एंगल आई, तो याद रखना व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल तो साइन ऑफ आई की जो वैल्यू हो जाती है इट इज क्वाइट इक्वल टू आई। तो साइन ऑफ आई की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू आई, वैसे ही साइन ऑफ आर की भी जो वैल्यू होगी वो नियरली इक्वल टू आर होगी। अब रिफ्रैक्शन का केस है तो हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं और स्नेल्स लॉ के हिसाब से μ1 साइन ऑफ आई वुड बी इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर, ऐसे हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब μ1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वन, जिसमें लाइट की स्पीड अगर v1 है तो v2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या लिखा है? μ2 लिखा है। और v1 और v2 में एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है? जो v2 है इट इज रिड्यूस्ड बाय 20% टू दैट ऑफ इनिशियल स्पीड, तो v2 इज एक्चुअली कितना बचा होगा? 0.8 टाइम्स ऑफ v1 बचा होगा। ये भी हमारे पास गिवन डेटा है। तो चलो मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 can be written as c upon v1. c is the speed of light in vacuum divided by speed of light in the given medium or rarer medium multiplied by sin of I की जगह डायरेक्टली I लिख लेता हूँ। This would be equal to μ2 which is c upon v2 and sin of r की जगह हम simply r लिख लेते हैं, c cancel। अब I can write I upon v1 would be r upon v2 और v2 की वैल्यू इज 0.8 टाइम्स ऑफ v1 है। सो v1 अगर कैंसिल हो गया तो r कितना बचा है? 0.8 टाइम्स ऑफ i। इस वैल्यू को अगर मैं इस ऊपर के एंगल ऑफ डेविएशन वाले फॉर्मूले में रख लूंगा तो i माइनस 0.8 चला गया, कितना बचा है? 0.2 i। सो सिंपली एंगल ऑफ डेविएशन वुड बी 0.2 टाइम्स ऑफ i। ठीक, सो अच्छा 0.2 इज नथिंग बट i बाय 5। यस, तो डेल्टा इज i बाय 5 विच इज माई फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कभी आपको बोलेंगे कि 20% स्पीड रिड्यूस हुई है, कभी बोलेंगे 50% स्पीड रिड्यूस हुई है, कभी बोलेंगे 25% स्पीड रिड्यूस हुई है। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप एक काम कर लीजिए, ट्रिक याद रखिए। कौन सी ट्रिक है वो? जितने परसेंट से स्पीड कम होती जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे 20% से कम हो रही है, सो आई कैन राइट v2 इज रिड्यूस बाय 20%, तो आई कैन से 1/5 टाइम्स स्पीड कम हुई है। 1/5 टाइम्स 20% रिड्यूस मतलब 1/5 टाइम्स कम हुई है। तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ना, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय 5, ऐसे याद रखिए। अगर स्पीड मान लीजिए 50% कम हो गई, सो एंगल ऑफ डेविएशन वुड बी 1/2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपकी स्पीड 75% कम हो गई ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन वुड बी 3/4 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इतना याद रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें और क्लियर हो जाएगा। A ray of light traveling through a rarer medium is incident at a very small angle I on a glass slab and after refraction its velocity is reduced by 25%, the angle of deviation is। यहाँ पे इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या बोला है? velocity is reduced by 25%। तो यहाँ पर अगर velocity 25% से reduce होती है मतलब 1/4 से reduce हुई है ओरिजिनल के कंपैरिजन में, तो इसको आप लिख सकते हो angle of deviation is 1/4 times of I, that is I/4 and I/4 is my option B here। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फाउंड टू बी ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी। देखो ध्यान से समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सो आई इज 2 टाइम्स ऑफ आर। और वो कहाँ से एंटर हो रहा है? फ्रॉम वैक्यूम इनटू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू। सो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं μ1 लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और μ2 जो है इट इज गिवन एज म्यू। हमें पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो सिंपली स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है? μ1 साइन ऑफ आई वुड बी μ2 साइन ऑफ आर। ना वैक्यूम है तो μ1 की वैल्यू तो भैया 1 हो गई, बचता क्या है मेरे पास? साइन ऑफ आई। अब i के बजाय आई कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ r विच इज द गिवन इन्फॉर्मेशन हियर। i इज 2 टाइम्स ऑफ r एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज μ2 को हम म्यू लिखेंगे एंड आई एम राइटिंग दिस एज साइन ऑफ r। नाउ साइन ऑफ 2r को आई कैन राइट साइन ऑफ 2 थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो दैट वुड बी 2 इंटू साइन ऑफ r इंटू कॉस ऑफ r विच वुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r। तो साइन ऑफ r कैंसल,
2 times cos of r is equal to mu. But what we have been asked is angle of incidence. Now angle of incidence find करना है और हमारे पास cos of r की वैल्यू है, तो आप एक काम करो, r can be written as I by 2. Yes, r can be written as I by 2. So इसको पुट करते हैं, so I can write 2 times of cos of I by 2 is equal to mu. So simply cos of I by 2 would be equal to mu by 2, and thus ये हो जाएगा I upon 2 is equal to cos inverse of mu upon 2, and thus I would be equal to 2 times of cos inverse of mu by 2. ठीक है, so 2 times of cos inverse of, yes, option B. So option B is the correct option. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है. A monochromatic ray of light traveling from optically denser medium to a rarer medium. तो यहाँ पे लाइट जो है वो denser medium से rarer medium में travel कर रहा है. If C is the critical angle, then the maximum possible deviation of the ray is. critical angle कब देखते हैं हम लोग? critical angle total internal reflection वाली केस, जहाँ पर क्या होता है, refracted जो ray होता है it runs parallel to the interface. ठीक, अब यहाँ पर वही केस है, मान लो ये इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस, जो नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर मैं रेयरर मीडियम ले रहा हूँ. नाउ माय लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. सपोज डेंसर से वो रेयरर मीडियम में जा रही है, अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता तो वैसे स्ट्रेट ट्रैवल कर लेती. ठीक है, दिस इज अवर नॉर्मल एंड दिस इज द क्रिटिकल एंगल, उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है. सो आर इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, चलो, क्योंकि नॉर्मल से उतना एंगल हुआ है. आगे क्या बोल रहे हैं, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन. मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन मतलब रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता तो स्ट्रेट चला गया होता लाइट, लेकिन अब वो डेविएट हुआ है एंड नाउ इट इज रनिंग पैरेलल टू द इंटरफेस. सो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, दिस इज माई एंगल ऑफ डेविएशन. अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम कैसे फाइंड करेंगे? सो देखो, टोटल एंगल है 90 डिग्री, उसमें से अगर ये एंगल माइनस हो गया, दिस एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अपोजिट एंगल है ऐसे, तो दिस इज सी, दिस वुड ऑल्सो बी सी. तो अगर टोटल आर विच इज 90 डिग्री, इसमें से अगर मैं सी को माइनस कर दूंगा तो मुझे मेरा एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा, दैट वुड बी डेल्टा इज नथिंग बट 90 माइनस सी, विच इज माई ऑप्शन सी हियर. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है क्वेश्चन. Velocity of light in diamond is 5 by 12 times that of in air. Velocity of light in water is 3 by 4 times that in air. देखो, velocity of light in diamond मान लेते हैं, it is 5 by 12 times the velocity in air, and velocity of light in water कितना दिया है, 3 by 4 times the velocity of light in air. ठीक, आगे क्या बोला है, then द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू डायमंड. देखो, जो लाइट जो है कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम वाटर टू डायमंड. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उन्होंने देकर रखा है और उस साइन ऑफ 30, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 30 एंड साइन ऑफ 30 की भी वैल्यू देकर रखी है. देखो, वाटर से अगर डायमंड में जा रहा है या डायमंड से वाटर में जा रहा है, वो ऐसे मीडियम में जा रहा है जहाँ पे डेंसिटी डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा. और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा है, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं, इफ द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू डायमंड, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई वुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो डायमंड के अंदर देखने को मिलेगा और वाटर हमारा जो है वो मीडियम है जहां पर लाइट इंसिडेंट होता है. सो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज सी अपॉन सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई would be equal to refractive index in diamond would be c upon velocity of light in diamond multiplied by sin of r की वैल्यू है 30 डिग्री एंड sin 30 डिग्री इज 1/2. सो देखो, सी सी अगर मैं कैंसिल करता हूँ, सो व्हाट आई गेट, sin ऑफ i डिवाइडेड बाय VW की वैल्यू क्या है, विच इज 3/4, यस, 3/4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टू sin of r is 1/2 multiplied by VD is 5/12 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन air. So velocity in air cancel हो गया. Then I can write this as sin of I would be equal to 5 into 2 is 10. Yes. So this would be 12 divided by 10 and multiplied by this is 3/12. So इसको 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 3s are 6, 3 into 3 is 9, 9 divided by 5 into 2, this is my sin of I. So that simply means 9/10. So I would be equal to sin inverse of 9/10.
10, which is my option A here. Yes, option A is the correct option. Let's move ahead. क्या दिया है क्वेश्चन में? A plane wavefront of width x is incident on an air-water interface and the corresponding refracted wavefront has width y. तो देखो ये वेवफ्रंट है जिसकी विड्थ है x. जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो जो वेवफ्रंट है वो उन्होंने कितना देकर रखा है? विड्थ y. आगे बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंसेज w एंड z इज. अब w एंड z क्या है? तो w इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवफ्रंट विद इन अ गिवन टाइम फ्रॉम पॉइंट ए. सो पॉइंट ए से पॉइंट डी तक का जो डिस्टेंस है वो w दिया है और पॉइंट सी से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो z दिया है. तो ए सी हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट हैज़ बिकम db. तो ए सी की लेंथ x, db की लेंथ y, AD इज w एंड CB इज z. और पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. सो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. हाउ डू वी राइट दिस एज म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू. ये हमें निकालने के लिए पूछा है. देखो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्शन का है तो हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहाँ पर एयर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई वुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आर. नाउ म्यू ए क्या होगा? तो देखो वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू. सो आई एम राइटिंग दिस एज म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ आर अपॉन साइन ऑफ आई. देखिए इसके आगे तो हम जा नहीं सकते. अब साइन ऑफ आर और साइन ऑफ आई देखो, आर इज रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट की तरफ जाना पड़ेगा. तो साइन ऑफ आर क्या होता है? अपोजिट साइड इज AD विच इज नथिंग बट W अपॉन हाइपोटेनियस वुड बी AB. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दिस इज W अपॉन AB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल देखिए इंसिडेंस वाला, यहाँ पर साइन वुड बी अपोजिट साइड इज Z एडजस्ट, उसका जो हाइपोटेनियस है वो है AB. सो दैट इज Z अपॉन AB. ठीक है, चलो दिस इज म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू एंड दैट वुड बी AB अगर कैंसिल हो जाता है सो म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज नथिंग बट W अपॉन Z विच इज माई ऑप्शन ए हियर. बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में लगता है कॉम्प्लिकेटेड है बट वैसे है नहीं. चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर. इसके बाद का जो लेक्चर होगा वहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के रिलेशन को स्टडी करेंगे. देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है. An electromagnetic wave whose wave normal makes an angle 45 degree with the vertical traveling in the air strikes a horizontal liquid surface. While traveling through a liquid, it gets deviated to 15 degree through 15 degree. What is the speed of electromagnetic wave in the liquid if the speed of electromagnetic wave in air is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. हमें साइन 30 की और साइन 45 की वैल्यू देकर रखी है. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. मान लो ये इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस. नीचे लिक्विड है एंड ऊपर क्या है? नॉर्मल एयर. ठीक है, एयर है. किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट हो रही है. अब रे के बजाय हमें क्या यूज करना है? वर्ड वेव. अब रे के बजाय अगर वेव दिखाना है तो हम वेव फ्रंट्स बताते हैं. मान लो इस तरीके से एक वेव फ्रंट होगा. ये वेव फ्रंट जैसे ही इंसिडेंट करेगा कहाँ पे? इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे. तो इस वेव फ्रंट को जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं दैट मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. तो वर्टिकल तो ये है, दिस इज द वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इंटरफेस. और वेव के नॉर्मल ने 45 डिग्री एंगल बनाया है वर्टिकल के साथ. तो आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि अगर मैंने लाइट के रे को इमेजिन किया इंस्टेड ऑफ वे, तो लाइट का रे क्या होता है? बेसिकली इट इज द नॉर्मल ड्रॉन टू द वेव फ्रंट एंड दैट रे हैज मेड एंगल 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इटसेल्फ इज 45 डिग्री. तो आई की वैल्यू कितना हो गया भैया? 45 डिग्री. ठीक, चलो आगे क्या बोला है? While traveling through the liquid, it gets deviated through 15 डिग्री. तो जब वो लिक्विड में ट्रैवल कर रहा था तो इट हैज गॉट डेविएटेड बाय हाउ मच डिग्री? इट इज इक्वल टू 15 डिग्री. तो एंगल ऑफ डेविएशन देकर रखा है 15 डिग्री. तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 45 माइनस 15. सो 45 माइनस 15 दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज 30 डिग्री हियर. ठीक, पूछा क्या है आगे? What is the speed of electromagnetic wave in the liquid? तो अगर मान लीजिए इनिशियल स्पीड v1 है एयर में और लिक्विड में वो v2 है तो वी हैव टू फाइंड v2. जब दिया क्या है?
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एयर, एयर में मतलब v1 की वैल्यू उन्होंने देकर रखी है विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन का केस है इसलिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। स्नेल्स लॉ कहता है μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। चलो लगा लेते हैं। μ1 क्या होगा, c अपॉन v1 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2 इज c अपॉन v2 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 होता है 1/√2 उन्होंने देकर रखा है, c कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन v1, v1 कितना दिया है क्या, यस 3 इंटू 10⁸ देकर रखा है, तो दिस इज 1 अपॉन 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू साइन 30 इज 1/2, तो दिस इज 1/2 टाइम्स ऑफ v2। ठीक, अब हमें v2 फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, v2 वुड बी इक्वल टू √2 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, सो √2 में से ये √2 चले जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन √2 ओनली, सो व्हाट आई विल हैव v2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय √2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो दिस v2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.41। ठीक, तो एक काम करो, दिस इज 300 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 141 इफ आई राइट, तो दिस वुड बी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सो 300 इंटू 141, ऑप्शन कौन सा है, 2.1 2.5, सो काम करते हैं, दिस इज 2 दैट इज 282, then how much we will be left with 18, yes 0.0, this would be 1, so 141 and how much it would be, that would be, चलो इसके बाद तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2.1 हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी में आ रहा है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय द वेव थ्योरी प्रूव किया है और उससे रिलेटेड सीईटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपेंडेंस ऑफ वेवलेंथ ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू डिफरेंट मीडियम। हम यहाँ पर ये भी समझेंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।